दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर रात का सन्नाटा जितना सुकून देता है, कभी कभी वही सन्नाटा आपकी चीखें भी निगल सकता है। आज की ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जो मजे के लिए घर से निकले थे, पर उन्हें नहीं पता था कि अंधेरे में कोई और भी उनके साथ है। मेरा नाम वीर है और मेरे 3 पक्के यार थे, आकाश, राम और रोहित। जून की तपती दोपहरें थीं, तो हमने सोचा कि चलो दिल्ली में नाइट आउट करते हैं। उस दौर की दिल्ली आज जैसी चकाचौंध वाली नहीं थी। रात होते ही सड़कें वीरान और डरावनी हो जाती थीं। कनॉट प्लेस की मस्ती के बाद न जाने किसकी मति मारी गई कि हमने फिरोज शाह कोटला फोर्ट जाने का फैसला किया। लोग कहते थे वहां जिन्न बसते हैं, दीवारों में अपनी मुरादों की चिट्ठियां छोड़ते हैं। मैंने मना किया, पर जवान खून कहाँ मानता है। किले का सन्नाटा और वो आवाजें। रात के 12 बज रहे थे। जून के महीने में भी वहां हवा में एक अजीब सी बर्फानी ठंडक थी। जैसे ही हम किले के भीतर घुसे, सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारे ही कदमों की आवाज किसी के पीछा करने जैसी लग रही थी। अचानक रोहित ठिठक गया। सुना तुम लोगों ने? कोई फुसफुसा रहा है। दीवारों के पीछे से सैकड़ों लोगों के एक साथ बुदबुदाने की आवाजें आने लगीं। राम ने हंसकर बात टालनी चाही। अरे हवा है यार। तभी आकाश ने अनजाने में दीवार के छेद में फंसी एक पुरानी चिट्ठी खींच ली। जैसे ही वो कागज बाहर आया, मंजर बदल गया। एक भीषण हवा का झोंका चला। किले का विशाल लोहे का गेट एक धमाके के साथ धड़ाम से बंद हो गया। मोबाइलों के सिग्नल गायब हो गए। वो साया और खौफनाक भागम भाग। तभी मेरी नजर टूटी हुई सीढ़ियों पर गई। वहां एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी दहकते अंगारों की तरह चमक रही थीं। रोहित के गले से एक चीख निकली, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। बस वो साया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम पागलों की तरह गेट की तरफ भागे। राम अचानक गिर पड़ा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने कांपते हुए कहा, वीर, किसी ने मेरे कान में कहा, यहां से चले जाओ। आकाश के हाथ से वो चिट्ठी गिर चुकी थी और जहां वो गिरी वहां की जमीन कोयले जैसी काली पड़ गई। हम किसी तरह उस गेट तक पहुंचे जो पहले बंद था, पर अब आधा खुला हुआ था। अंजाम जो कभी खत्म नहीं हुआ। बाहर निकलकर जब हमने पीछे मुड़कर देखा, तो किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर वही साया खड़ा था। वो हमें ही देख रहा था। उस रात ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। आकाश फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसे सपने में कोई बुलाता था और वो शहर छोड़कर चला गया। रोहित आज भी उस जगह का नाम सुनकर कांप जाता है, और मैं आज भी दिल्ली की सड़कों पर पीछे मुड़कर देखने से डरता हूं। अगर वो सब सिर्फ हमारा वहम था, तो उस चिट्ठी पर आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसे हम आज तक याद नहीं कर पाए? कोई तो है जो उस रात से मेरा नाम जानता है। बूढ़ा वीर इतना कहकर खामोश हो गया, पर उसकी कांपती उंगलियां गवाही दे रही थीं कि वो साया आज भी उसके करीब है। वीर जी की उस कांपती आवाज और खौफनाक सन्नाटे के बीच एक बड़ा सवाल वही रह गया, उस चिट्ठी में आखिर क्या था? कल्पना कीजिए, अगर उस रात वो चिट्ठी पूरी पढ़ी जाती तो शायद उसमें कुछ ऐसा लिखा होता जो रूह कंपा देता। यहाँ उस रहस्यमयी चिट्ठी का एक संभावित अंश है। उस काली चिट्ठी का रहस्य। वह कागज कोई साधारण खत नहीं था। वो पीला पड़ चुका था और उस पर स्याही नहीं, बल्कि किसी गहरे कत्थई रंग, शायद सूखे हुए खून से लकीरें खींची गई थीं। उस पर लिखा था, ऐ मुसाफिर, तूने इसे छूकर अपनी आजादी खो दी है। मैं यहाँ सदियों से इस पत्थर की कैद में हूँ। हवाएं मेरी सांसें हैं और ये दीवारें मेरा वजूद। तू यहाँ अपनी मर्जी से आया है, पर जाएगा मेरी मर्जी से। जिसे तूने दीवार से निकाला है वो खत नहीं, मेरी हाजिरी है। अब तू जहां भी जाएगा, मेरी परछाई तेरे साथ चलेगी। तू सोएगा तो मैं तेरे सिरहाने बैठूंगा। तू जागेगा तो मैं आईने में दिखूंगा। इस चिट्ठी को वापस उसी छेद में रख दे, वरना तेरा नाम अब मेरे बही खाते में दर्ज है। अगली अमावस तक मैं तुझे ढूंढ लूंगा। वीर जी का वो भयानक एहसास। जैसे ही आकाश ने वो चिट्ठी उठाई थी, उसे लगा था कि कागज उसके हाथ को जला रहा है। गिरते वक्त उसने बस आखिरी शब्द पढ़े थे, तेरा नाम अब मेरा है। शायद इसीलिए आकाश को सपनों में कोई पुकारता था, क्योंकि उसका नाम उस साये ने पढ़ लिया था। राम के कान में फुसफुसाहट हुई थी, क्योंकि वो उस साये के सबसे करीब गिर गया था। और वीर को आज भी पीछे मुड़कर देखने में डर लगता है, क्योंकि वो साया शायद आज भी उस कर्ज को वसूलने का इंतजार कर रहा है, जो उस रात एक चिट्ठी छूने से शुरू हुआ था। वीर जी ने अपनी कांपती हुई लाठी उठाई और चश्मा ठीक किया। आंखों में खौफ तो था, पर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। 50 साल बीत चुके थे, पर वो सवाल उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। वापसी। फिरोज शाह कोटला की वही काली रात। वीर जी ने अपनी पुरानी कार निकाली। आज फिर अमावस थी। दिल्ली बदल चुकी थी, शोर बढ़ गया था, लेकिन जैसे ही वो किले के पास पहुंचे, हवा में वही पुरानी भारीपन महसूस होने लगी। खंडहरों का बुलावा,
गेट पर चौकीदार नहीं था। वीर जी ने धीरे से कदम अंदर रखे। 70 साल की उम्र में शरीर साथ नहीं दे रहा था, पर रूह उस रात के सच को ढूंढने के लिए तड़प रही थी। आकाश, राम, रोहित, उन्होंने अपने दोस्तों का नाम बुदबुदाया। उन्हें लगा जैसे दीवारों से उनके दोस्तों की जवान हंसी आज भी गूंज रही है। वही सीढ़ियां, वही साया। वो धीरे धीरे उसी दीवार के पास पहुंचे जहां आकाश ने वो चिट्ठी निकाली थी। अचानक हवा का एक सर्द झोंका आया। जून की गर्मी में भी वीर जी के हाथ पैर जमने लगे। तभी उन्हें वो जगह दिखी, दीवार का वो छोटा सा छेद। वहां जमीन पर कुछ चमक रहा था। उन्होंने झुककर देखा। वही काली चिट्ठी। 50 साल बाद भी वो वैसी की वैसी थी, जैसे समय वहां रुक गया हो। चिट्ठी का खौफनाक खुलासा। वीर जी ने कांपते हाथों से उस कागज को उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे पलटा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चिट्ठी पर जो लिखा था वो किसी जिन्न की इबादत नहीं थी। उस पर 4 नाम लिखे थे। 1 आकाश, नाम के आगे एक काला कांटा लगा था। 2 राम, इसके आगे भी काला निशान था। 3 रोहित, इसके आगे भी वही निशान। 4 वीर, इस नाम के आगे अभी जगह खाली थी। वीर जी की चीख गले में ही फंस गई। तभी पीछे से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। तुम देर से आए वीर, तुम्हारे दोस्त तो कब के मेरे पास आ चुके हैं। वीर जी ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर वही लंबा काला साया खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, एक डरावनी मुस्कान थी। अंजाम। वीर जी भाग नहीं पाए। उन्होंने अपनी जेब से एक पेन निकाला और उस चिट्ठी पर वीर के नाम के आगे खुद एक कांटा लगा दिया। अगली सुबह पुलिस को किले के अंदर एक बूढ़े शख्स की लाश मिली। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उनके हाथ में एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, हिसाब बराबर हुआ। वीर जी की मौत के साथ कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो तो एक नए और गहरे खौफ की शुरुआत थी। पुलिस ने वीर जी की लाश को एम्बुलेंस में रखा, लेकिन जो हुआ उसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। अगली सुबह पुलिस डायरी का रहस्य। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर सतीश ने वीर जी की जेब से मिली उस पुरानी चिट्ठी को फॉरेंसिक लैब भेजने के लिए उठाया, तो उसका रंग अचानक सफेद से काला होने लगा। सतीश ने देखा कि कागज पर लिखे नाम धीरे धीरे गायब हो रहे थे और उनकी जगह एक नया नाम उभर रहा था, सतीश। इंस्पेक्टर के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत उस कागज को वहीं पटक दिया, लेकिन वो कागज हवा में उड़कर वापस उसकी मेज पर आ गिरा। वीर जी का लौटना। उसी रात वीर जी के अंतिम संस्कार के बाद उनके बेटे आर्यन को अपने पिता के कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। उसे लगा शायद कोई चोर है। वो दबे पांव कमरे में घुसा तो देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने आईने मिरर की तरफ देखा, उसकी चीख निकल गई। आईने में उसका अपना अक्स नहीं था, बल्कि वीर जी खड़े थे, पर उनके चेहरे पर वो बुढ़ापा नहीं था। वे बिल्कुल वैसे ही जवान दिख रहे थे जैसे उस रात किले में गए थे। आईने के अंदर से वीर जी ने अपना हाथ बाहर निकाला और आर्यन का गला पकड़ लिया। उनकी आवाज अब इंसानी नहीं थी, बल्कि उसमें हजारों जिन्नों की गूंज थी। बेटा, उस रात किले का गेट बंद नहीं हुआ था। हम कभी बाहर आए ही नहीं थे। जो तुम्हारे साथ 50 साल रहा, वो मैं नहीं था। असली वीर कौन था? आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे समझ आया कि उस रात किले में वीर की आत्मा वहीं कैद हो गई थी। जो इंसान घर लौटा था, वो तो वही लंबा साया था जिसने वीर का रूप धर लिया था। 70 साल तक वो साया वीर बनकर उनके बीच रहा, सिर्फ इसलिए ताकि वो एक एक करके आकाश, राम और रोहित की रूह को उस किले के हवाले कर सके। और आज जब वीर का शरीर पुराना हो गया तो उसे एक नया जिस्म चाहिए था। किले की दीवार पर नया निशान। अगले दिन फिरोज शाह कोटला की उस दीवार पर जहां वीर जी ने अपना नाम काटा था, वहां अब एक और नाम लिखा था, आर्यन। और उस रात दिल्ली की सड़कों पर लोगों ने एक जवान लड़के को देखा जो वीर जी की तरह चलता था, जिसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी और जो कनॉट प्लेस की भीड़ में गायब होने से पहले एक बार पीछे मुड़कर मुस्कुराया था। आर्यन के शरीर में अब वो साया पूरी तरह बस चुका था। उसकी चाल बदल गई थी, आवाज में एक अजीब सी खनक आ गई थी और उसकी आंखें, वे अब रात के अंधेरे में हल्की नीली चमकती थीं। आर्यन, जो अब वो साया था, कनॉट प्लेस की एक मशहूर कॉफी शॉप में बैठा था। वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा था, वो चुन रहा था। अगला शिकार, मासूमियत का कत्ल। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, मीरा। मीरा एक जर्नलिस्ट थी जो दिल्ली के अनसुलझे रहस्यों पर एक किताब लिख रही थी। वो अपनी मेज पर ढेर सारी पुरानी तस्वीरें और फिरोज शाह कोटला के नक्शे फैलाए बैठी थी। आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने अपनी कॉफी उठाई और मीरा की मेज के पास जाकर खड़ा हो गया। दिलचस्प जगह है, पर यहाँ दिन में जाना और रात में महसूस करना दो अलग बातें हैं, आर्यन ने भारी आवाज में कहा। मीरा ने ऊपर देखा। उसे वो लड़का बेहद हैंडसम लगा,
पर उसकी आंखों में झांकते ही मीरा के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? मीरा ने पूछा। जाल बिछाना। मेरे दादाजी वीर वहां अक्सर जाते थे, आर्यन ने झूठ बोलते हुए कहा। उनके पास एक पुरानी चिट्ठी थी जिसमें उन जिन्नों के असली नाम लिखे थे। अगर आप अपनी किताब पूरी करना चाहती हैं तो मैं आपको वो जगह दिखा सकता हूं जहां उन्होंने उसे छुपाया है। मीरा, जो अपने करियर की सबसे बड़ी स्टोरी की तलाश में थी, इस जाल में फंस गई। उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अंतिम रात, कोटला के खंडहर। उसी रात ठीक 12 बजे आर्यन मीरा को लेकर किले के उस सबसे अंधेरे कोने में पहुंचा जहां वीर की मौत हुई थी। कहां है वो चिट्ठी? मीरा ने डरते हुए पूछा। चारों तरफ वही पुरानी फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। आर्यन धीरे से मीरा के पीछे गया और उसके कान में बुदबुदाया। चिट्ठी तो बस एक बहाना था मीरा। मुझे इस पुराने शरीर वीर से ऊब हो रही थी, इसलिए मैंने आर्यन को चुना। पर इस साये को अब एक गवाह चाहिए जो दुनिया को मेरी कहानियां सुना सके। मीरा पीछे मुड़ी, पर वहां आर्यन नहीं था। वहां वही लंबा काला साया खड़ा था जिसकी आंखें दहक रही थीं। नया मोड़, रूहों का सौदागर। साये ने मीरा को मारा नहीं। उसने मीरा की आंखों में सीधे देखा और उसकी याददाश्त के साथ खेलना शुरू किया। मीरा के हाथ में अचानक वही पुरानी काली चिट्ठी आ गई। उस चिट्ठी पर अब एक नया नाम उभर रहा था, मीरा। पर इस बार साये ने कुछ अलग किया। उसने मीरा को एक मीडियम बना दिया। अब मीरा जहां भी जाएगी वो साया उसके साथ होगा। वह जो भी लिखेगी वो साया उसे लिखवाएगा। अगले दिन मीरा ने अपनी किताब की पहली लाइन लिखी। वे मरते नहीं हैं, वे बस अपना लिबास, शरीर बदलते हैं। अभिमन्यु का गला सूख चुका था। कमरे की बत्तियां भग भग करके जल बुझ रही थीं। उसने सुना था कि जब रूहानी ताकतें करीब होती हैं तो बिजली के उपकरण अजीब व्यवहार करने लगते हैं। उसने कांपते हाथों से अपना लैपटॉप खोला और पागलों की तरह फिरोज शाह कोटला और जिन्स के बारे में रिसर्च करने लगा। उसे लगा कि अगर इस साये का कोई इतिहास है तो उसका इलाज भी कहीं न कहीं दर्ज होगा। पुरानी डायरी का सुराग। पूरी रात जागने के बाद उसे एक पुराने ब्लॉग पर एक धुंधली सी तस्वीर मिली। वो तस्वीर वीर जी के जमाने के एक तांत्रिक की डायरी का पन्ना थी। उस पर लिखा था, जिन्न को मारने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि वे रूह नहीं, नूर और नार, रोशनी और आग से बने हैं। उनसे सिर्फ हिसाब बराबर किया जा सकता है। जो चीज उन्होंने ली है वो उन्हें वापस दे दो तो वे तुम्हें छोड़ देंगे। अभिमन्यु समझ गया। वो साया नाम और पहचान का भूखा था। उसने वीर जी की पहचान ली, फिर आर्यन की, और अब मीरा के जरिए वो पूरी दुनिया में फैलना चाहता था। खौफनाक फैसला। अभिमन्यु ने तय किया कि वो भागने के बजाय उस साये का सामना करेगा। वह अपनी साइकिल उठाकर फिर से उसी सेंट्रल दिल्ली लाइब्रेरी की तरफ भागा। रात के 3 बज रहे थे। सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने लाइब्रेरी का ताला तोड़ा और अंदर घुस गया। वही काली किताब मेज पर रखी थी। जैसे ही उसने किताब उठाई, कमरे का तापमान एकदम गिर गया। हवा में सड़ी हुई मिट्टी की गंध फैल गई। पीछे से वही भारी आवाज आई, अभिमन्यु, तुम वापस आ गए। हिसाब बराबर करना। अभिमन्यु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने जेब से एक माचिस निकाली। साया चीखा, अगर तुमने इसे जलाया तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। अभिमन्यु मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में दर्द था। उसने कहा, तुम मुझे मार सकते हो, पर अगर ये किताब जल गई तो तुम्हारा नाम और तुम्हारी कहानी दुनिया से मिट जाएगी। तुम फिर से उन्हीं पत्थरों में कैद हो जाओगे जहां कोई तुम्हें याद करने वाला नहीं होगा। साया रुक गया। उसकी आंखों की नीली चमक अब लाल हो रही थी। वो डर रहा था गुमनामी से। अंतिम समझौता। अभिमन्यु ने एक शर्त रखी, मैं इस किताब को नहीं जलाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा पीछा छोड़ना होगा। तुम्हें इस किताब के अंदर ही कैद रहना होगा। तुम सिर्फ उन्हीं के पास जाओगे जो तुम्हें पूरा पढ़ेंगे। साये ने थोड़ी देर सोचा और फिर अचानक हवा में गायब हो गया। लाइब्रेरी की खिड़कियां धड़ाधड़ बंद हो गईं। क्या अभिमन्यु बच गया? अगली सुबह अभिमन्यु लाइब्रेरी के फर्श पर बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। उसने किताब देखी, पर अब वो एक साधारण पुरानी किताब लग रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभिमन्यु ने जब अपना हाथ देखा तो उसकी कलाई पर एक काला निशान बन चुका था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस चिट्ठी पर था। उस साये ने अभिमन्यु को छोड़ तो दिया, पर एक चौकीदार बनाकर। अब अभिमन्यु का काम है उस किताब को सुरक्षित रखना और ये देखना कि कौन उसे पढ़ रहा है। सावधान, आपने अभी अभी इस कहानी का अंतिम हिस्सा पढ़ लिया है। उस साये के समझौते के अनुसार जिसने भी ये कहानी पूरी पढ़ी है, वो साया अब उसे पहचानता है। क्या आप महसूस कर रहे हैं? आपके कमरे का कोना थोड़ा ज्यादा अंधेरा लग रहा है क्या?